आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखो, 3 अंकों की जो हमारी सबसे पहली संख्या होती है वो होती है 100। 99 तक तो 2 अंक है, तो 100 क्या है? 100 सम संख्या है। 100 के बाद अगली संख्या होती है 101। तो 101 क्या है? एक विषम संख्या है। तो यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हुई? 101 ही हुई। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होना था। और वैसे भी अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखते, 100, 102 और 900, ये तीनों संख्याएं सम संख्याएं थी। तो आपका ऑप्शन बी ही बचता है। अगला सवाल, किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान किसी भी स्थान पर समान होता है? पिछले पेपर में एक क्वेश्चन ये था कि किस स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। आज ये है, किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान किसी भी स्थान पर, चाहे वो इकाई पर रहे, दहाई पर रहे, सैकड़ा में रहे, हजार में रहे, वो तो अंकित मान भी उतना होगा और स्थानीय मान भी उतना ही होगा। कुछ उदाहरण लेते हैं। तो जैसे 105, 150, 1050। ठीक है। अब आप यहां पर देखो, जीरो को देखो, 5 को देखो, तो 5 का अंकित मान तो 5 है, क्योंकि ये इकाई का स्थान है, और स्थानीय मान भी 5 होगा। जीरो का अंकित मान 0 और स्थानीय मान भी 0 है। ठीक है। यहां पर इस जीरो को देखो, अंकित मान 0, स्थानीय मान 0, अंकित मान 0, स्थानीय मान 0, इसका भी अंकित मान 0, स्थानीय मान 0। तो अगर हम इसके अलावा कोई सी भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 5 लिया, तो यहां पर ये क्या होगा? 5 दहाई के स्थान पे है, अंकित मान तो 5 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान 50 हो जाएगा। यहां पर जैसे 1 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंकित मान तो 1 रहेगा और स्थानीय मान 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन सी, वो होना था सही। तो यानी कि जीरो को हम किसी भी स्थान पर रखें, अंकित मान तो 0 ही रहना है और स्थानीय मान भी 0 हो जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आना है। तो यानी कि उसका स्थानीय मान भी 0 हो जाएगा। चलो, सवाल नंबर 6। संख्या 3,45,763 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? 3 के स्थानीय मानों का मतलब, ये स्थानीय मानों यानी कि 2 बार 3 आ रखा है। एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है। 2 स्थानीय मान, 2 बार 3 है तो 2 स्थानीय मान होंगे। तो ये वाला जो लिखते हैं इसको पहले, तो इस 3 का स्थानीय मान तो होगा 3, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। और इस 3 का जो स्थानीय मान है, देखो, 3,000, 10,000, तो योग करेंगे तो 3 जुड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 3,03,000। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, 3,03,000। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। हमारे पास 5 अंक दे रखे थे और हमें इससे 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी थी। तो पहले हम अंकों को देखते हैं। अंक है हमारे 4, 5, 7, 0, 3, और संख्या बनानी है हमने विषम संख्या, और वो भी
सबसे बड़ी 5 अंकों की। पहली कंडीशन जो है कि विषम संख्या बनानी है, तो उसका मतलब उसका इकाई का अंक विषम होना चाहिए। या तो 5 होगा, या 7 होगा, या 3 होगा, इन तीनों में से। तो ये हमारे पास इसके 5 स्थान हुए, ये समझ लीजिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहां पर हमारा जो इकाई का स्थान है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो ये सबसे छोटा स्थान है, तो सबसे छोटे स्थान पे हम सबसे छोटी संख्या अंक लिखेंगे। 3 5 और 3 7 और 5 में से 3 को तो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करेंगे सबसे बड़ा लिखना। तो इनमें से सबसे बड़ा है 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद 3। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। तो पेपर में आज ये सवाल, इस सवाल के ऑप्शन उत्तर ही गलत चला गया था। तो ये सही उत्तर इसका ये होना चाहिए था। 75,403 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बनेगी जो इन अंकों से बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी हैंड रेज करना जरा एक बार। शिवांगी हैंड रेज करो जरा, अगर जुड़ी है। स्क्रीन और आवाज ही आ रही है। सर दोनों आ रही है सही से। ओके, तो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है? तो 3 की विभाजिता का नियम अगर आपको याद हो, 3 की विभाजिता का नियम था कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। इसमें 4 5 6 बार 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 6। तो 6 का भाग 6 में 3 का भाग जाता है, तो यानी कि इस वाली संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हम और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन बी 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 कितनी बार है? 1 और 0 1, फिर 1 और 1 2, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 और 1 4। तो यानी कि इसमें तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहां हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो, 1 और 1 2, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 1 और 1 2, तो 2 में भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आगे पीछे हो गया। 9वां की जगह 10वीं लिखा गया है और 10वीं की जगह 9वां। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती? तो 8 की विभाजिता का नियम क्या था? 8 की विभाजिता के नियम में हम किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखते हैं। अंतिम 3 अंक या तो 0 हो जाएं, तो देखो ऑप्शन ए इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 हैं। ऑप्शन डी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 हैं। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। पहले भाग से तो क्लियर हो गया, तीनों अंक 0 हैं तो 8 का भाग जाएगा। अब आखिर के 3 ये इनको देखते हैं।
018 यानी कि ये बना 18, क्योंकि 0 का तो कोई मान होगा नहीं उसके। और ये है 064 यानी कि ये बना 64। अब हमें ये देखना है कि 8 का भाग किस में जा रहा है। तो यहां देखें, 8 8 64, पूरा पूरा भाग चला गया। और यहां देखें, 8 दूनी 16, 2 शेष बचा। ठीक है, जब 2 शेष बचा तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी? तो हमारी ऑप्शन सी जो है, ये वाली संख्या जो है 8 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस बार हमें ये देखना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसके लिए जो हमारे पास नियम है वो है कि हम इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है, यानी कि आखिर के दो, ये दो 14 90, इन दो को देखना है। या तो ये दोनों क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, या फिर इन दोनों में 4 का भाग चला जाए। तो पहली संख्या ए ऑप्शन जो है हमारे पास है, इसके आखिर जो दो अंक है उससे संख्या बन रही है 43। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर ये 3 उतरा, 4 जीरो की 0, और ये 3, तो भाग ये क्या हो गया, 3 शेष बच रहा है। तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो यानी कि ये 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला है हमारे पास बी ऑप्शन, इसमें 14 है। तो 4 का भाग देंगे, 4 तियां 12, 2 शेष बच रहा है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तीसरा, इसमें आखिर में है 12, तो 4 तियां 12, भाग पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर हम डी ऑप्शन देखेंगे, चेक कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 0, फिर 4 दूनी 8 और 2 शेष बच रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। यानी कि इस संख्या में जो 4,03,12 है, इसी में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला सवाल है, 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने थे, तभी हम उसकी संख्या बता सकते हैं कितने होते हैं। तो देखिए, 60 आपको बताया था कि हम करेंगे 1 से शुरू, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है। तो 1 गुणा 60, तो ये हो गया 60। फिर 2, 2 का भाग जाता है, 30 दूनी 60। ठीक, फिर हम 3 का चेक करेंगे, 20 तियां 60। फिर 4 का चेक करेंगे, 15 चको 60। फिर 5 का चेक करेंगे, 12 पंजे 60। फिर 6 का चेक करेंगे, 6 दशा के 60। अब हम 7 का देखेंगे, तो 7 अठा 56 और 7 नंबर 63, 7 का भाग नहीं जाता। 8, 8 से 56, 8 अठा 64 हो जाता है, 8 का भाग नहीं जाता। 9 पंच 45, 9 छक्का 54, 9 सतत 63, 9 का भाग नहीं जाता। और 10 हमारा यहाँ आ ही गया है। ये आपको पहले भी बता रखा है कि हम यहाँ 1 से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ लास्ट हम 60 पे हैं। जैसे ही हम 1 से 2 पे पहुंचे, तो 2 के साथ हम यहाँ किस पे आ गए, 30 पे। यानी कि 30 और 8 के बीच चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम 3 पे पहुंचे, तो यहाँ हम पहुंच गए 20 पे, 20 थी। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 4 पे पहुंचे, तो 4 के साथ 15 आ गया। फिर 5, यहाँ 12 आ गया। फिर 6, यहाँ 10। अब 6 और 10 के बीच क्या बचा है, 7 8 9, वो हमने चेक कर लिया, तो इसके भाग नहीं जा रहा। अब हमें बताने हैं कितने हो रहे हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऑप्शन डी इसका सही होना था। तो इसके कुल 12 गुणनखंड होंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन
80 का गुणनखंड नहीं है। सवाल ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि 80 का गुणनखंड नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया 80 का गुणनखंड है और आपने देखा पहला ही ऑप्शन 8, 8 दशा के 80 और पहला ही टिक कर दिया, और बहुत से बच्चों ने ये किया भी है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस शब्द को ध्यान नहीं दिया। तो 8 दशा की तो 80 हो गया, ठीक है, तो यानी कि 8 तो इसका गुणनखंड है। 15 का पाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75 और 15 छका 90। तो यानी कि 80 15 के पाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होना था। हम आगे भी चेक कर सकते हैं, सी ऑप्शन 10 8 80 हो रहा है और 20 चको 80। तो ये तीनों तो क्या है, 80 के गुणनखंड है। कौन कौन? 8, 10 और 20। सिर्फ 15 है जो 80 का गुणनखंड नहीं है। ये सवाल कुछ इसी तरीके से लिखा गया था। इसमें थोड़ा सा ये आगे बढ़ना था कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 किसके अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन सवाल पूरा भी नहीं है, लेकिन मतलब तो उसका तब भी निकल रहा है कि अगर आप इन सब का गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाना था, किसके अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो हमारे पास जो था 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी हो तो 10 का जोड़ा बनाने की कोशिश करें, उससे गुणा करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है, 10 दशा के 100 और 3 तिया 9 और 100 नमा 900। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। नहीं हो रहा है तो आप साइड पर गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अंश के साथ करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। 5 जीरो की जीरो, 5 अठा 40, 5 एकम 5 और 4 9। तो हमारा जो ऑप्शन बी था वो सही होना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल था। 15 का 8वां गुणज क्या होगा? 15 का 8वां गुणज क्या होगा? तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105 और 15 अट्ठा 120। तो 120 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होना था। अगला सवाल, 20 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 20 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? तो 20 के प्रथम 5 गुणज देखते हैं पहले। 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चको 80, 20 पंजे 100, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, पांचवा नहीं पूछा है बल्कि 5 गुणज, प्रथम 5 गुणजों का योग पूछा है। तो योग यानी कि इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200 और 200 और 100 300। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, 60 निम्न में से किसका गुणज नहीं है? 60 किसका गुणज नहीं है, ये बताना है। तो देखो 12, 12 पंजे 60 हो गया, तो यानी कि 12 तो गुणज है। 15,
15 चको 60, 10, 10 छका 60। लेकिन जो 18 है, 18 के पाड़े में 60 नहीं आएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होना था। इसमें यह पूछा है कि गुणज नहीं है। अगला सवाल, दो अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा? 3 बार ये क्लासेज में कराया गया है लगभग। और देखो, संख्याओं का जोड़ नहीं, संख्याओं का घटाव ये भी नहीं, संख्याओं का गुणनफल और एक, इन दो को देखिए। देखो, दो अभाज्य संख्याओं का जो लासा है वो होता है संख्याओं का गुणनफल। तो ये तो बन जाता है लासा, और यहीं पर एक जो है वो बन जाता है मासा। तो इसीलिए ये ऑप्शन ए भी दिया गया था, है ना। तो कुछ लोग इसको लासा की जगह मासा समझ लेते हैं और फिर ए ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन सी था वो सही होना था। अगला सवाल, 16, 20, 40 का लासा कितना होगा? तो करके देखते हैं। 16, 20, 40। तो देखो, 2, 8, 2 16, 2 दशा की 20 और 20 दूनी 40। 2, 2 चको 8, 2 पंजे 10, 2 दशा की 20, 2, 2 दूनी 4, 5 में तो भाग जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 का एक बार और दे देंगे, फिर ये 5, 5, फिर 5 का देंगे। तो अब इसका लासा देखते हैं। तो जो लासा होगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी आपका सही होना था। अगला सवाल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा कितना होगा? ये सवाल कराया हुआ है, एक बार फिर करा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याएं, माना हमने एक 11 ले ली और एक 13 ले ली। तो इनका मासा निकालना, तो 11 का भाग 13 में देते हैं, 11 एकम 11, 2 बचा, 2 का भाग 11 में देंगे, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 1 का भाग 2 में देंगे, एक दूनी 2। अब ये पूरा पूरा चला गया, तो लास्ट में क्या बचा? 1। तो ये, लेकिन ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए जो इस तरह के क्वेश्चन है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा, दो अभाज्य संख्याओं का लासा, ठीक है। तो ये सवाल याद हो जाने चाहिए, और मतलब डायरेक्ट, ताकि आपको इतना लंबा टाइम न देना पड़े। अगला सवाल, 40, 20 और 15 का मासा कितना होगा? अब थोड़ा सा इसमें संख्याएं उलट करके दे रखी हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले दे दी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप वही कीजिए जो बताया गया है, पहले दो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो 15 से बड़ी कौन है? 20। तो 15 एकम 15, कितना बचा? 5। फिर 15 में भाग देंगे, 5 दिया 15। तो ये तो चला गया, तो यहां पर लास्ट क्या आया है? 5। अब इस 5 का भाग हम 40 में देंगे, तो 5 हटा 40, तो पूरा पूरा चला गया। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है। तो सवाल आसानी ही थे, बस थोड़ा सा आपको करना था। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए बी सी डी दे रहे हैं तो तुक्के लगा करके कर दो। अगला सवाल, दो संख्याओं का लासा 40 और मासा 8 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कई बार ये सवाल करा दिए हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
लाशा गुणा माशा। ठीक है, तो पहली संख्या तो है 32, दूसरी संख्या निकालनी है। और लासा दे रखा है 40 और मासा दे रखा है 8। ठीक है, अब फिर वही बात आती है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। इसका मतलब ये जो 32 है, ये हमें बाईं तरफ से दाईं तरफ लाना पड़ेगा। तो जब बाईं तरफ से दाईं तरफ लाएंगे तो उसके लिए हमें इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहां अभी ये गुणा में है, वहां जाकर के भाग में हो जाएगा। तो ये होगा हमारा दूसरी संख्या बराबर 40 गुणा 8 बटे 32। ठीक है, तो या तो आप पहले 40 और 8 का गुणा कर दो, या फिर इनको आपस में काट दो। कैसे कट सकता है? तो वैसे आप इसको भिन्न में बहुत पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है। चाहे तो आप इसको गुणा ही कर लो अभी, या 8 चको 32 कर लो। अंश से हर कट सकता है, हर से अंश कट सकता है। तो 8 का भाग 32 में जा रहा है, तो ये हो गया। तो कितना बचा? ये 40/4। अब 4 का भाग 40 में देंगे तो 4×40। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? 10 होगी। तो ये सवाल भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो हम तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही था। अगला सवाल। सवाल क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे होगी। तो आपको ध्यान होगा कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को हमें ध्यान रखना था। ठीक है, तो वर्ड्स क्या हैं इसमें? वह बड़ी से बड़ी। तो हैंड रेज कीजिए, बताओ क्या क्या निकालना होगा हमें इसमें। हैंड रेज कीजिए। सृष्टि, बताइए क्या निकालना है इसमें। सक्षम बरवान, बताइए क्या ज्ञात करेंगे। नहीं बोलेंगे। शिवानी राणा, आप बताइए क्या ज्ञात करेंगे। नहीं। चलो दीक्षम, आप बताओ निकालना होगा। क्या निकालना होगा। शिवांगी आप बोलो, मात्रा आवाज ही नहीं आ रही। सही का ठीक सही का मात्रा ठीक। निकालना होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 3 और 6 शेष बच रहा है, तो यानी कि इन 3 और 6 को हमें घटाना होगा। तो क्रमशः 171 से तो 3 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 168। और 251 से हम 6 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 245। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल कल की क्लास में भी हुआ था, तो इसको करते हैं यार। एक सेकेंड है। ठीक है, 168 का भाग हम 245 में देंगे। तो 168 एकम 168, 15 में से 8 गए 7, और 13 में से 6 गए 7। इसका भाग हम 168 में देंगे। तो 77 एकम 77, और 77 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15।
8 में 4 गए 4, 6 में 5 गए 1। 14 का भाग हम 77 में देंगे, 14 पंजे 70, और यहाँ बचा हमारा 7। अब इस 7 का भाग, अब वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, और 14 में दूंगा लास्ट में यहाँ पर। तो 7 दूनी 14, 0 0। तो आखिर में हमने किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो ये तरीका है इस सवाल को करने का, क्योंकि ये अगर ऐसा बोला होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 को पूरा पूरा भाग चला जाए, तो तब हम डायरेक्ट मासा निकाल देते। लेकिन ये बोला है कि क्रमशः 3 और 6 शेष बचे, तो पहले वाले से 3 घटाएंगे, दूसरे वाले से 6 घटाएंगे। और अगर ये कहा होता कि 5 शेष बचे, दोनों में से मतलब 5 शेष बचे, तो फिर दोनों से 5 घटाते। तो क्योंकि अलग अलग शेष लिखा है तो अलग अलग हमें घटाना भी पड़ेगा। अगला सवाल, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म का मासा 1 नहीं है, यानी कि 1 नहीं है। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को देखें तो ये क्या है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं यानी कि मासा क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों संख्याएं हैं, नहीं ये अभाज्य नहीं है, खैर इनमें एक अभाज्य है, ऐसे इसमें भी एक अभाज्य है। अब 5 का भाग अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दूनी 10, ठीक है, तो यानी कि और 5 या 15, तो इसका भाग इनमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मासा भी क्या होना है? 1 होना है। ऐसे ही 4 का भाग 7 में नहीं जा रहा है, तो इसका मासा भी क्या होना है? 1 होना है। लेकिन यहां 3 का भाग 27 में चला जाता है, तो इसका मासा 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। 3 का भाग 27 में जा रहा है, तो मासा 1 तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे? चाहे तो आप चेक कर लो। तो 3 का भाग 27 में देंगे, 3 नंबर 27, तो इसका मासा तो क्या हो गया? 3 ही हो गया। तो हमारा कौन सा युग्म ऐसा है जिसका मासा 1 नहीं है? वो है ऑप्शन डी, यानी कि 3 और 27। प्रश्न संख्या 24, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाए। ठीक है, तो बताइए जरा क्या किया जा सकता है इसमें? हैंड रेज कीजिए। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं और भी होंगे कोई। आज तो हैंड रेज भी नहीं हो रहे। आरुषि कौन है? बाल सिंघम, बताओ क्या करेंगे इसमें? बताओ दीक्षम। सर इसमें इन संख्याओं का लासा लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है कि लासा निकालना है, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी है। तो न्यूनतम संख्या पूछी है, तो इसको लासा निकालते हैं पहले। 21, 28, 36, 48। तो देखो, दो, दो का भाग देंगे, 21 में तो नहीं जाता, 28 में 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसमें 2 एकम 2, और फिर 2 अठा 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे, 21 में नहीं जाएगा, 2 सता 14, 2 नम 18, 2 12 की 24, फिर 2, 2 छका 12, 2, 2 3 6, 3, 3 3 9, 3 एकम, और अब बचा 7। ये हो गया। तो अब हमारा जो लासा होगा
हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1008। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो आप देखो इसमें ये इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोला गया है जिसमें 5 घटा दिया जाए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की। जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या इससे विभाजित हो जाए। यानी कि अगर हम क्या करें, इसका मतलब क्या है, 1008 का मतलब है कि इसमें 21 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 28 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 36 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 48 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। यानी कि इन चारों का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यानी कि अगर ये संख्या 1008 के बजाय इससे 5 बड़ी होती तो तब 5 घटाने पर पूरा पूरा भाग जाता। तो 1008 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये बनेगा 1013। अब 1013 में से अगर हम 5 घटा दें, 1013 में से अगर हम 5 घटाएं तो 21 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। क्योंकि अब इसको 1013 में से 5 घटाने पर हमें यही तो मिलेगी, -5 करने पे। तो इससे क्या होगा, 21 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 28 का भी पूरा पूरा जाएगा, 36 का भी और 48 का भी। तो ये यही बोल रहा है वो विभाजित दशा में आ जाए, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जब कभी सवाल में इस तरीके से हो कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए या 6 घटा दिया जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तब आपको उस 5 को क्या करना है, अपने लासा में जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 4, 8, 12 इसका महत्तम समापवर्तक है। तो 4, 8, 12, तो देखो 4 का भाग 8 में देंगे, बहुत ही आसान सवाल था। 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया। अब बचा 4, अब इस 4 का भाग 12 में देंगे, 4 तियां 12, यहाँ भी पूरा पूरा चला गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं देखा था तो इसका सी था, ठीक है, 1013। और यहाँ ये हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपके गणित के 25 सवाल जो थे वो थे, उसमें से एक सवाल ऐसा आपका आया था, 7वां सवाल, जिसमें एक ऑप्शन गलत था। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारे ऑप्शन सही रहे होंगे। और अब कुछ हिंदी के सवाल देखते हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन थे, पैराग्राफ में नहीं ले रहा हूं क्योंकि पैराग्राफ आपने परसों ही पढ़ा था और वो आपकी पीडीएफ ग्रुप में है, तो आप उससे दोबारा पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आज जो 6वां सवाल इसमें था। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सवाल गलत हो गया था। सवाल को जातिवाचक की बजाय ये होना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये होना चाहिए था, जबकि यहां पर हो रखा था जातिवाचक। यानी कि आज दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो आज मतलब पेपर में ही गलत हो गया। तो अगर आप देखो, दिल्ली एक शहर का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाल किला किसी इमारत का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अजय किसी लड़के का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खटास, आज टमाटर खूब खा रहे होंगे ना, तो थोड़ा खटास होगी, तो खटास क्या है, एक भाव है, स्वाद है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका ये होना था, लेकिन सवाल गलत था तो इसको व्यक्तिवाचक होना था। इस तरीके से देखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? दुल्हन, स्त्री, देवर, दर्शिका। तो देखो, दुल्हन स्त्रीलिंग है, स्त्री में तो ये तो शब्द ही स्त्री है तो स्त्रीलिंग ही होगा। दर्शिका, दर्शक की जगह दर्शिका, तो ये भी स्त्रीलिंग है। देवर लड़का होता है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होना था। ने कारक चिन्ह है, तो आपको कराया भी था, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से याद कराया होगा। तो पहला ही कारक चिन्ह दिया गया था वो था कर्ता का, कर्ता ने। तो ऑप्शन ए इसका सही होना था। अगला जो क्वेश्चन था ये सर्वनाम पर था। सुनील आज स्कूल नहीं गया, आज अलीगढ़ जाना है। वह आज अलीगढ़ जाना है, उसे आज अलीगढ़ जाना है, तब उसे अलीगढ़ जाना है, आज आज अलीगढ़ जाना है।
तो आप देखो ऑप्शन बी से ही वाक्य शुद्ध हो पा रहा है, उसे आज अलीगढ़ जाना है। तो ऑप्शन बी इसका होना था। अगला है, निम्न में से कौन विशेषण है? राम, काला, वह, उसने। तो विशेषण कौन है जो विशेषता बताता है? तो विशेषता बताने वाला कौन है? जैसे बी वाला जो है, काला। तो राम तो क्या है, एक संज्ञा है, वह, उसने, ये तो सर्वनाम हो गए। तो विशेषण है जो विशेषता बताए, तो यहां पर क्या होना था? काला इसका सही आंसर होना था। मानसिक योग्यता के भी कुछ सवाल इसमें थे, उन 5 सवालों को देखते हैं। तो ये वाला जो है इसको इस तरीके से देखो। देखो 5, कलर दिखेंगे, 6, 7, 8, 10, 11, 14। अब आप देखो दो अलग अलग सीरीज बन गई। 5 में 2 जोड़ा तो 7, 2 में 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14। अब आप नीचे देखो, 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11। अब 11 में 4 जोड़ेंगे तब आएगा हमारा 15। तो ऑप्शन डी। तो ये इसमें दो श्रृंखलाएं एक साथ चल रही हैं, तो इसको इस तरीके से होना था। अगला सवाल, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो इसके लिए पहले थोड़ा सा ABCD देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX। गड़बड़ क्या होगी? ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWX। तीन थी, 6 हो रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहां देखो, सबसे पहले है जेड, और जेड से ये पहुंचा कितने कदम पे? उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5 कदम। तो तब आया यू पे, फिर यहां से चला 2, 3, 4। तो पहले 5 कदम चला था, तो क्यों पे पहुंचा? ठीक है, 5, 4 यानी कि अब 3, तो 3। तो यहां पर अब आना ऑप्शन सही। स्क्रीन सही आ रही है दीक्षम? तो आपकी स्क्रीन सही आ रही है और आवाज भी। ओके 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 ओके। अगला सवाल है एक, ये शायद आपको क्लास में कराया होगा, क्योंकि ये किससे था, क्रम परीक्षा से ही सवाल दिए गए थे आज ज्यादातर। तो इसमें देखो कुछ खाली स्थान है। A डैश B, A डैश B, B डैश A, B डैश A। क्या इस लिखें ताकि एक सही क्रम इस बन जाए? तो अगर हम इसको देखें, A B B A, और इसको ऐसा कर लें, एक हिस्सा ये हो गया, फिर A B B A, A B B A।
तो चारों हिस्से तीनों हिस्से एक जैसे हो गए, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो इसमें देखो क्या चाहिए हमें, बी ए बी। तो कोई है ऐसा ऑप्शन? तो हम देखें ऑप्शन बी वाला हमारा ऐसा था, तो इसका उत्तर होना था बी। अगला, विजातीय को छांटिए, यानी कि जो अलग है इन चारों में से। तो अगर हम इसको देखें, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, ये तीनों क्या है, राज्य हैं। और कोहिमा क्या है, राजधानी है किसी राज्य की। तो जो अलग है, मतलब राजधानी है, तो वही हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। और एक संबंध था, सादृश्य थे, सही संबंध को चुनिए। बूंद अगर महासागर से जुड़ी हुई है तो नक्षत्र किससे कहां होते हैं, आकाश में होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आज पेपर था उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, सिवाय एक हमने पैराग्राफ छोड़ा है। तो पैराग्राफ आपके पास पहले से ही है ग्रुप में, आप उसको देखिए और वहीं से